आप सभी के माध्यम से मेरा सभी फरीदाबाद के और पलवल के लोगों से आग्रह यही है कि अपनी वोट जरूर चेक कर लें, या तो बीएलओ से चेक कर लें या फिर ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वोट जरूर चेक कर लें। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश या किसी ने कटवाई थी पहले और अभी लिस्ट में नहीं है तो जरूर अप्लाई कर लें, और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। वो चाहे बीएलओ के पास में जाके कर सकते हैं या फिर खुद से भी ईसीआई की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ या इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो रहेगा 29 अप्रैल का। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है वो है 6 मई। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 7 मई को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 9 मई का है। डेट ऑफ पोल 25 मई की है। साथ ही जो काउंटिंग होनी है वो 4 जून की है, और इलेक्शन 6 जून तक सारे मतलब जो सारी प्रक्रिया है वो 6 जून तक कंप्लीट होगी। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। साथ ही जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी बने हैं सर, तो 6 काउंटिंग सेंटर्स फरीदाबाद में है और 3 काउंटिंग सेंटर्स पलवल में है। तो इंडिविजुअली असेंबली वाइज काउंटिंग करके और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आरओ फरीदाबाद यानी कि मेरे द्वारा यहां से अनाउंस करा जाएगा। तो ये है ब्रीफ इसका। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, उसके साथ ही एमसीसी भी लागू हो गया है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या जो कैंडिडेट्स भी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस हैं। और साथ ही आपने अभी देखा भी होगा कि 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो में जो चीजें करनी थी कि जो बैनर्स वगैरह या पोस्टर्स वगैरह सारे हटवाने थे, वो कार्रवाई हमारी चल रही है फिर पूरे फरीदाबाद में। तो उसके तहत ही जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी भिजवाई जा रही हैं। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक टोल फ्री नंबर भी चालू कर दिया गया है, जिसका कंट्रोल सेंटर मेरे ऑफिस में ही है। 1950 उसका नंबर है। अगर आप कहीं से भी पूरे फरीदाबाद में से, चाहे मोबाइल से चाहे लैंडलाइन से उसको मिलाते हैं, तो वो कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आप चाहे अपने वोटर आई कार्ड की जानकारी भी ले सकते हैं, या कोई शिकायत है तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ सीविजिल ऐप भी है, तो वहाँ पे भी आप कोई भी नागरिक, यहाँ के कोई भी सिटीजन, वो वहाँ पे अपनी कोई कंप्लेन है तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो साथ ही जो अब जितनी भी रैलीज वगैरह भी होंगी, उन सबकी भी मॉनिटरिंग करी जाएगी, या जो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। उसके लिए हमारी एफएसटी और वीडियो व्यूइंग टीम या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी टीम्स रहती हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, वो कार्यरत भी है। एक हमारा मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर एमसीएमसी, वो भी इस्टेब्लिश हमने अपने ऑफिस में कर लिया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है, या फिर जो किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट में देनी हो या इलेक्ट्रिक या फिर टीवी के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो या फिर मैसेजेस के माध्यम से हो, वो सारी पहले प्री सर्टिफाई करवानी है, उसके बाद ही वो वहां पे दे सकते हैं। और साथ में जो पोस्टर्स या बैनर्स लगाते हैं, तो उनकी भी हमने सभी प्रिंटिंग प्रेसेस की मीटिंग ली है आज सुबह ही। तो उनको भी अवगत कराया है कि जो भी आप पैम्फलेट या बैनर प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें कैंडिडेट से डिक्लेरेशन जरूर लें, और साथ ही कितने बैनर्स वगैरह प्रिंट कर रहे हैं या फिर पब्लिशर कौन है उसकी जानकारी भी पूरी लें। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। सभी बैंकर्स को भी सभी को गाइडलाइन दी गई है कि जो भी अगर ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर लगे, तो उसकी जानकारी डेली बेसिस पे इस ऑफिस में और फिर आगे सीईओ ऑफिस में या इलेक्शन कमीशन में भी वो डेली जाएंगी। तो ये मनी पावर को रोकने के लिए है कि अगर कोई पैसे का यूज करके किसी वोटर को प्रलोभित करता है, तो उसको रोकने के लिए सारी मॉनिटरिंग करी जा रही है, और कोई अगर शिकायत इस तरीके की मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। सर, जो 18 साल से जो पहली बार वोटिंग करेंगे, बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो मैंने पूछा था लोगों से, कैसे हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे वोटर का एक आई कार्ड नहीं है, हम कैसे कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं। कोई ऐसा जरिया भी है कि वोटर आई कार्ड के अलावा अगर कुछ और तरीका हो कि लिस्ट में चेक कर पाएँ, कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उनके लिए। नहीं, उसके लिए अगर किसी ने फॉर्म भरा है, अगर कोई 18 साल से अभी 18 साल पार करे हैं उसने, तो फिर वो एलिजिबल है वोट बनवाने के लिए। तो वो अगर वोट अपना बनवाता है, उसने एप्लीकेशन अपनी दी होगी, तो एप्लीकेशन से वो ट्रेस कर सकता है या बीएलओ से पता कर सकता है।
अगर उसकी नहीं बनी है वोट तो अब वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि कृपया करके चेक कर लें उनके वोट बने हैं कि नहीं बने, और अगर नहीं बने तो जल्द से जल्द उनसे आग्रह है कि वो अपना वोट बनवाएं। ये 1 अप्रैल तक करवाए जा सकते हैं, जैसे उस दिन मुख्य चुनाव कह रहे थे कि 1 अप्रैल तक जो हमारे पास आ जाएंगे उनके वोट बनेंगे। वो फेज वाइज है जी, वो नोटिफिकेशन तक, जैसे हमारी नोटिफिकेशन अगर 29 अप्रैल की है जी, तो उससे 10 दिन पहले तक अगर आ रहे हैं तो वो करवा दीजिए। डीसी साहब 3M की बात हुई थी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था 3M, मसल पावर, मनी पावर और मिसगाइड करने को लेकर। आपने मनी पावर को लेकर तो बताई, मसल पावर और जो मिसगाइड करेंगे एक दूसरे को, उसको लेकर कैसे रोकेंगे उन चीजों को? तो उसका भी मैंने आपको मेंशन करा है, जैसे जो हमारी टीम्स बनी है सारी, चाहे वो FST हो, SST हो, या फिर वीडियो व्यूइंग टीम हो, या फिर बाकी जो हमारे सेंटर भी बनाए, तो सभी खबरों पर भी वो नजर रखेंगे, या फिर जो मीडिया में चल रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। तो मसल पावर की भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो वो शिकायत पे भी एक्शन लेंगे, और साथ ही अगर वो पूरे क्षेत्र में, पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं तो वहां पे भी अगर कुछ उनको नजर में आता है तो उस पर भी एक्शन तभी की तभी लेंगे। इसके साथ ही जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपने कही है, तो उस पर जो ये मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है, तो यहाँ से वो सर्टिफाई करवा के फिर ही अपनी एडवर्टीजमेंट या फिर प्रचार अपना कर सकते हैं, इसके बिना प्रचार नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी भी कोई शिकायत आती है कि बिना सर्टिफिकेशन के या फिर गलत प्रचार, या फिर जातिगत, या फिर रिलीजियस, या फिर किसी पे पर्सनल टिप्पणी करके भी अगर कोई प्रचार कर रहा है या फिर बयान वगैरह दे रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। तो ये दोनों चीज या तीनों चीज मैं कहूँ कि मसल, मनी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये तीनों चीज कवर करने के लिए हमने अपनी टीम्स बना रखी है और वो पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया जिस तरह से लगातार दिखाई देता है, उसमें क्योंकि बड़े कई आइकॉन इस तरह के हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे कई बार वो अपील कराते हैं, और सोशल मीडिया पे जो विज्ञापन जाते हैं, क्या उनको रोकने का भी कोई तरीका? तो बिल्कुल ही हमारी जो सर्टिफिकेशन टीम है वो सोशल मीडिया भी देखेगी, टीवी भी देखेगी, रेडियो भी देखेगी, अखबार भी सारे देखेंगे वो। और आपसे मेरा आग्रह ये भी है कि अखबार से भी या प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप सभी लोग हैं, तो आप भी एक बार ये देख लें कि एक तो जो सर्टिफाई होके आए वही छापे हैं, और साथ ही कई बार देखने में आता है पेड न्यूज भी आती हैं वो, तो उन पे भी नजर वो पूरी कमेटी रखेगी। अगर कोई ऐसी इंसिडेंट सामने आता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये सर IT के रूप में ना, IT वाला जो है सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया में सर थोड़ा सा एक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भड़काऊ सामग्री या पोस्ट जैसे करते हैं सभी ने, ऑलमोस्ट IT अपना एक बना रखा हुआ रूम, राइट? तो वो जो करते हैं तो उस तरीके की चीज़ों को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? खुद संज्ञान लेंगे या किसी की कंप्लेंट पे ही आप एक्शन लेंगे? नहीं, खुद संज्ञान के लिए जैसा मैंने कहा कि वो टीम भी बना रखी है, वो भी लेंगे, और अगर कंप्लेन भी आती है तो कंप्लेन पे भी एक्शन लिया जाएगा, वो संबंधित धाराओं में, चाहे RP एक्ट में हो, चाहे फिर IPC में हो, तो जिसमें भी अगर वो कॉल करता है उसके तहत एक्शन तुरंत लिया जाए। ठीक सर, इसी से एड ऑन है मेरा एक क्वेश्चन। CVजिल ऑलरेडी व्यवस्था है, राइट? उसमें कुछ ऐसा फीडबैक आपके पास आया हो, लास्ट टाइम किस तरीके की कंप्लेंट्स आई थी और आपका रिजोल्व करने का स्पीड क्या था, क्या हर्डल्स थे, इस बार वो ना आए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल ही CVजिल जैसे जो ऐप है हमारी लाइव हो गई है वाली, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करा उसके बाद से लाइव हो गई है। तो उस पर अभी तक 5 कंप्लेन आई है, जिसमें से 2 पे एक्शन हो चुका है, 3 चल रही हैं अभी, वो भी, उन पर भी जल्दी एक्शन हो जाएगा। तो टाइम लिमिट हमारी है, हमने आगे भी जो हमारी टीम्स है उनको भी ट्रेनिंग दे दी है, तो कोशिश हमारी यही है कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही उन सभी कंप्लेंट्स को उनका रिड्रेसल करा जाए। कंप्लेन अभी जो आई है वो बेसिकली अपने एपिक से रिलेटेड ही आई है जनरली, कि उनका एपिक कार्ड बना नहीं बना, तो वो उस टाइप की कंप्लेन अभी ज्यादा है। अपने पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि जो पिछले 2019 में और अति संवेदनशील जो बूथ बनाए हैं उनकी क्या कोई संख्या का है आपके पास? अभी जैसा जो शेड्यूल रहता है इसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग का एक प्रोसीजर है, तो इसमें जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, जो करीब हर 12 से 15 बूथ पे सेक्टर ऑफिसर्स हमारे हैं, हर विधानसभा वाइज हैं तो वो विजिट कर रहे हैं, सारे बूथ विजिट कर रहे हैं, बूथ के साथ साथ जितना भी एरिया बूथ का है उसमें भी पूरा विजिट करके आ रहे हैं। तो वहाँ पे 2 चीज देखने वाली है कि एक तो कोई वनरेबल ग्रुप तो ऐसा नहीं है कि जिसको वोट देने से रोका जा रहा है या जिसको प्रलोभित करा जा रहा है, और दूसरा ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज वो जाके वहां पे देख रहे हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे
ये सारी चीजें भी डिस्कस मेरे दो सवाल है सर। एक तो ये है कि जो 85 ऊपर से जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किस तरीके से मतलब उन्हें घर तक उनको वोटिंग की सुविधा दी गई, कैसे मतलब उनका वोट लेने के लिए जाएंगे प्रशासन के लोग। दूसरा सवाल ये है सर, जब पीसी हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, तो वहां पर बोला गया था कि मुफ्त में जो भी अब बांटने की सुविधा है वो बंद होगी। तो क्या जो राशन मिल रहा है लोगों को अभी फिलहाल में जो सरकार मुफ्त में राशन दे रही है 5 किलो राशन जो है, क्या वो भी बंद हो जाएगा या फिर ऐसा है? दो सवाल है मेरे से। इसमें पहला तो जो 80+ जो इलेक्टर्स हैं हमारे पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 43,000 ऐसे वोटर्स हैं। तो उसमें से अगर जो बूथ तक आने लायक अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं है तो उसके घर पे जाने का भी प्रोविजन है, तो वो चीज भी करवाई जाएगी। और साथ ही दूसरा आपने कहा उसके तहत क्या होगा, कैसे कैसे रहेंगे, तो उसमें पूरा प्रोसेस में आपको डिटेल एक बार वो दे दूंगा। उसमें घर पे जाके पहले उससे पूछा जाएगा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर वो बूथ पे जाना चाह रहे हैं वहां पे जाके वोट दे सकते हैं। अगर उनको गाड़ी भी करवानी है तो गाड़ी की भी व्यवस्था करी जाएगी। क्योंकि ऐसे में तो सर वो वोट डालेंगे तो कैसे पता चलेगा उनके साथ सेफ्टी पॉइंट के तौर पे वो किसी और पार्टी में डालना चाहते हैं, तो इस पार्टी में हो सकता है उनकी जान पहचान वाले उसमें जान है, तो जिसको वो डालना चाहते हैं वो ना डलवा पाए उस पर। नहीं, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अगर पहले तो उनकी एक्सेसिबिलिटी कि पहले तो अगर वो गाड़ी से या फिर आने में सक्षम नहीं है तो गाड़ी भी चाहे भेजनी हो तो वो भी भेजेंगे, चाहे उसके बाद में अगर व्हील चेयर की अगर व्यवस्था करवानी है वो भी वहाँ पे करवाई जाएगी। अगर वो घर पे ही करवाना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी प्रोविजन है। ये कैसे होगा घर पर वोट कैसे दे पाएंगे? तो इसका पूरा प्रोसेस वो फॉर्म आई गेस 12D है, तो वो उसका प्रोसेस आपको एक बार सारा दे देंगे, डिटेल दे देंगे। दूसरा सवाल सर जो मुफ्त में अनाज वाला था वो, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पहले से चल रही है वो चलेंगी और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आएंगे उसका पालना। पार्टी के सदस्यों को लेकर जो बात है, जिक्र है, जिस तरह से कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतार दिए गए हैं, क्या उन पर जो खर्चे हैं वो अभी से लागू हो जाएंगे या नॉमिनेशन के बाद में खर्चे लागू होंगे? अब अक्सर उससे पहले वो खर्च कर सकते हैं। दूसरा, पार्टी का कब से ये लागू हो जाएगा नियम? पार्टी पे तो लागू है, कैंडिडेट फाइनल जब ये होता है जब वो नॉमिनेशन भरते हैं। तो उससे पहले कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई पार्टी ऐसी रहती हैं कि वो अपना कैंडिडेट भी चेंज कर देते हैं। तो फाइनल तो हम तो वही मानते हैं जब वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 2019 में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नॉमिनेशन से पहले कुछ भी कहीं खर्च करता है तो वो नहीं जुड़ेगा कहीं भी, वो पार्टी फंड में जुड़ता है। सर 24 से 72 घंटे का आपने बोला है, 24 से 72 घंटे के भीतर जो पुराने जो होर्डिंग्स या बैनर्स वगैरह वो हटा दिए जाएंगे। तो देवेंद्र जी ने जो सवाल पूछा उसी से रिलेटेड यही है कि 24 से 72 घंटे में हट जाएंगे। इस बीच जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है तो जो खर्चा करेंगे वो किस खाते में जाएगा सर? तो वो उसमें किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर वो है खर्चा तो पार्टी फंड में जाता है वो, तो जैसा मैंने कहा क्योंकि वो कैंडिडेट वो फाइनल हुआ नहीं। अपने पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि 2019 में कितने पॉलिटिकल पार्टी ने वायलेशन किया कोड ऑफ कंडक्ट का? वो एक बार ही दे देंगे आपको, डिटेल दे देंगे। ये सब 100+ वाले वोटर कितने पूरे संसदीय क्षेत्र में? 714 फरीदाबाद पलवल मिला दोनों मिला। इशू ये है कि ये जो ऐप है ये क्या काम करेगा, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? CVGIL ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वो एंड्रॉइड में भी है, एप्पल में भी है। तो उसमें आप जाके उसमें अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो उसमें आप अपने ग्रीवेंस रजिस्टर करवा सकते हैं। आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो आम लोगों का तक आप सभी ये बताइए कि भाई इसमें ये काम होगा, तो आप सभी के माध्यम से ही पहुंचेगा, तभी हम आपको बता रहे हैं। एक बार अगर किसी की भी है ग्रीवेंस है तो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप उसमें गाइडलाइंस भी है, जैसे अगर आपको कंप्लेन कोई करनी है तो उसमें कर सकते हैं। ये सब फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में कितने EVM यूज की जाएंगी? उतनी बूथ होंगे ये भी? तो वो बूथ अभी क्योंकि जो हमने लिस्ट ऊपर भेज रखी है, कैंडिडेट तो मैंने जैसे आपको संख्या बताई वो है, परंतु अप्रूव होकर ऊपर से आएगी तो उसी के हिसाब से जो EVM रहती है 120% रहती है, तो वो EVMs यूज करी जाएंगे। वो रिजर्व में रहती है 20%, वो बीच में अगर कोई खराब होती है तो वो यूज कर जाती है। कंफ्यूजन ये है कि जैसे बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अब जब तक वो अपना नामांकन नहीं करते हैं तब तक उनके खर्चे नहीं गिने जाएंगे या उनके खर्चे किस दिन से काउंट हो जाएंगे? क्योंकि एक कैंडिडेट आपके यहाँ ऑलरेडी क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग में जो पार्टी रजिस्टर्ड है वो नेशनल पार्टी है, उन्होंने घोषित किया है उम्मीदवार, तो उसके बाद में क्या किस तरह की आपकी तरफ से कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इसमें मैं वैसे बता दूं आपको कि
जो प्रक्रिया है वो पार्टी फंड की है और जो एग्जैक्ट रहेगी वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो आपको एक बार बता देंगे। अरे एक सवाल और है डीसी साहब, क्योंकि 2019 में जो वोट परसेंटेज का कितना था उसे कहाँ तक आगे बढ़ाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या कितना था यहाँ पे बात सकते कितना था वो एग्जैक्ट बता देते हैं। आगे का कितना टारगेट रखा गया है, क्योंकि हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से 75% का रखा गया है कि वहाँ तक ले जाना है। तो बिल्कुल ही जो टारगेट हरियाणा या फिर सीईओ साहब की तरफ से जो आया है तो वो ज़रूरी हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप सभी का सहयोग अगर रहा लोगों तक पहुँच के कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बाहर आए और वोट डालें तो वो हमारी तरफ से भी मीट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की एक्टिविटी है इसको लेकर आप? इसमें स्वीप का एक पूरा मॉड्यूल रहता है, तो इसमें जो हमारे एडीसी फरीदाबाद हैं और एडीसी पलवल जो हैं वो दोनों ही स्वीप के नोडल ऑफिसर्स हैं। तो इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे वो अपना वोट बनवा सकते हैं और फिर इवेंचुअली कैसे दे सकते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आएँ और अपने मत का प्रयोग करें, वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। इसमें चाहे प्रभात फेरी हो या फिर नुक्कड़ नाटक हो या फिर बाकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हों, जैसे सिनेमा हॉल में अगर आपने देखी होंगी तो वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट चल रही हैं कि अपने मत का प्रयोग करें। और जो साथ ही इसी के साथ वो हैं कि जो लोग पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, 18 साल के ऊपर हुए हैं, तो उनसे भी आग्रह यही है कि सबसे पहले अपना वोट बनवाएं और वो लोग ज़रूर आगे बढ़ के वोट करें। क्या पिंक बूथ की भी कोई इस बार व्यवस्था रहने वाली है? बिल्कुल जी, उनकी भी रहेगी और साथ ही स्पेशल बूथ्स भी रहेंगे, वो आने वाले समय में आपसे शेयर कर दी जाएंगे। तो जो संख्या थी पिछली बारी, जो वोटर परसेंटेज थी वो 62% थी यहाँ पे फरीदाबाद में। इस बार कितना होगा? इसमें जो देखने में आया, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जो अर्बन बूथ्स हैं या अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू कि जो रूरल बूथ हमारे हैं। तो कई बार देखने में आता है, जैसा सीईसी सर ने भी कहा कि अर्बन एपैथी भी देखने को मिलती है कि लोग वोट ना डालकर छुट्टी पे कहीं चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि उनके वोट से क्या होगा। उनके वोट, सभी का वोट बेशकीमती है, मैं तो ये कहूँगा। और सभी कृपया करके जिस दिन हमारा वोटिंग डे है 25 मई, उस दिन वोटर बूथ पे अपने पे जाए। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हमारी तरफ से व्यवस्था करी गई है कि हर एक जो भी रेजिडेंट है या जो भी सिटीजन है उसके लिए हर 2 किलोमीटर पे एक बूथ है। मतलब उसका जो बूथ होगा हमने कोशिश करी है कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर रहे। तो 2 किलोमीटर जाने में किसी को इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जाके अपने कंसर्न बूथ का एक बार पता कर लें पहले कौन सा बूथ है, तो वहाँ पे जाके अपनी मत का प्रयोग जरूर करें।